नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भाजपा तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर देती है जोर। असम के गोलाघाट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नागरिक देवो भवः, हमारी सरकार का मंत्र, मिलकर बनाएंगे विकसित असम। असम के दरांग में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को बताया देश विरोधियों और घुसपैठियों की रक्षक। कहा, राज्य के संसाधनों पर सरकार घुसपैठियों को नहीं करने देगी कब्जा। पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अमित शाह का संबोधन। कहा, जनता की भाषा में हो सारा कामकाज, सारथी में भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था। चेन्नई में कर सुधार कार्यक्रम में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। नए जीएसटी ढांचे को बताया मध्यम वर्ग को राहत देने वाला। कहा, देश में अब अधिकतर वस्तुएं टैक्स फ्री। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीता दूसरा स्वर्ण। महिलाओं के 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल में कजाकिस्तान की नजीम को दी शिकस्त। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखी। यह असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भवः। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों को लंबे समय तक तरसाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार का जोर तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर है। साथियों, बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भवः। नागरिक देवो भवः यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था, उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दरांग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल की आधारशिला भी रखी, जिससे संपर्क में सुधार होने के साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिससे शहरी गतिशीलता में बढ़ोतरी होने के साथ ही यातायात की भीड़ भाड़ कम होगी और राजधानी के साथ ही उसके आसपास संपर्क में सुधार आएगा। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को कांग्रेस की तरफ से मिल रहे समर्थन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक
हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष की अनर्गल टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान करने वाले लोगों को असम की जनता माफ नहीं करेगी। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है, मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में हिंदी दिवस पर आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जब सारा कामकाज जनता की भाषा में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जिसमें हिंदी से भारत की सभी माननीय भाषाओं को सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज
जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के नारायणपुरा में स्टेट ऑफ द आर्ट वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग व्यवस्था होगी। भारत को खेलों की दुनिया में अग्रणी बनाने में यह कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये नया परिसर आने वाले चैंपियंस को तराशने और स्वस्थ और सक्रिय भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आइए अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी में की गई राहत को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोग खासकर बीमा और चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी में की गई कटौती का स्वागत कर रहे हैं और सरकार को बधाई दे रहे हैं। वडनगर के रंजीत सिंह चावड़ा, जो बीमा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, बीमा क्षेत्र में जीएसटी में की गई हालिया कटौती का स्वागत कर रहे हैं और इसे सरकार का एक अच्छा कदम बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे से ज्यादा लोगों को बीमा कवरेज मिलेगा और लोगों को महंगी दवाओं की खरीद में राहत मिलेगी। मोदी जी जीएसटी टैक्स में बदलाव लाया है, तो हमारे मेडिसिन पे 12% टैक्स था, तो जो अभी इसमें 5% टैक्स होगा तो 7% दवाई सस्ती रहेगी, पब्लिक को उसको इतना फायदा भी होगा। और कैंसर की दवाई हो तो 0 टैक्स होगा, इसमें भी पब्लिक को फायदा ही होगा। और जो मोदी साहब जो कहे आम जनता को भी फायदा होगा। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ LIC में। जब पहले इंश्योरेंस हम लेते थे तो नया इंश्योरेंस में LIC 4.5% जीएसटी और उसके बाद रेन्यूअल में 2.25% लग रहा था। उसके बाद अब LIC में बीमा क्षेत्र में भारत सरकार ने जीएसटी में 0% कर दिया है। अगली बार भारत सरकार 22 सितंबर के बाद जीएसटी 0 कर देंगी, तो भारत सरकार का मैं आभारी रहूंगा और LIC भी आभारी रहेगी। नागरिकों को खूब बड़ा फायदा होगा। भारत सरकार ने हाल ही में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की दरों को कम करने का बड़ा फैसला किया है। अब अधिकांश मेडिकल डिवाइस पर टैक्स दर 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी उपकरण और डायग्नोस्टिक किट जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, जिससे आम जनता के लिए बहुत ज्यादा एक फायदा होने वाला है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पे 12% से 5% जो क्रॉनिक केयर डिजीज जिसमें डायबिटीज, शुगर और कैंसर केयर की दवाएं हैं, वो उन पे 12% से 5% कर दिया। उन्होंने सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन पे भी ये वाला कदम उठाया है। इससे और भी आगे जाके उन्होंने 33 मेडिसिन ऐसी हैं जिन पे 0 जीएसटी कर दिया है, जो पहले जीएसटी लगता था। और ये भी मेडिसिन वही है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और ऐसी दवाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। केंद्र सरकार ने
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को अब पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा। वहीं कैंसर जैसी दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। दवा कारोबारियों का मानना है कि इससे दवाओं की मांग और उत्पादन दोनों बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि जीरो जीएसटी रिजीम आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर से लागू होगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों ने ग्राहकों को अभी से इसका फायदा देना शुरू कर दिया है। यह रिफॉर्म लाखों भारतीयों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा आसान और फायदेमंद बनाएगा। जीएसटी रिफॉर्म का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर और आम जनता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार का यह निर्णय हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर से इस पर जो 0% किया गया जीएसटी को, ये इस पूरे सेगमेंट को, हॉस्पिटल सेगमेंट्स को और भारत सरकार की जो योजना है 2047 तक पूरे भारत को इंश्योर्ड करने का, उन दोनों की योजनाओं पर काम करेगा। सरकार ये चाह रही है कि सभी व्यक्ति जो है इंश्योरेंस से कवर हो, जिसमें हेल्थ कवर और लाइफ कवर दोनों ही है। तो इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने जो टैक्स है, जीएसटी का जो अतिरिक्त भार लग रहा था, वो उसको 0 कर दिया है। ये आम नागरिक के लिए ही इन्होंने किया है और इसका सीधा फायदा पूरा आम नागरिक को ही मिलने वाला है। आम पॉलिसी धारक के लिए उसका प्रीमियम अब हर साल कम हो आएगा, और जो एक पॉलिसी धारक उसका डर रहता है कि मेरा ये प्रीमियम ज्यादा बन रहा है तो मैं कम लूं या बाद में ले लूं, तो ये डर खत्म होगा और पॉलिसी धारक बढ़ेंगे। तो जीएसटी सुधारों से जुड़ी खबरें आप देख रहे थे। निश्चित रूप से इनका फायदा भारत के आम नागरिकों तक पहुंचेगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के 3 महीनों के अंदर ही इस ऑपरेशन की रोचक और सटीक जानकारी से भरी एक किताब रिलीज हुई है। इसे आर्मी प्रमुख ने लॉन्च किया। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने किताब के लेखक से बात की। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस डिलन है, जिन्हें जनरल टाइनी डिलन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तीसरी किताब और बहुत ही टॉपिकल समय पर आई है, ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। क्या वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो किताब है वो, जैसे कि मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भी कहा है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, लेकिन इतनी जल्दी ऑपरेशन के काइनेटिक एक्शन जो हुआ उसके इतनी जल्दी बाद किताब आ गई सर, तो ये इतनी जल्दी कैसे संभव हो पाया, कैसे? देखिए, ये किताब जैसे आपने बोला, मैं टीवी डिबेट्स में बता रहा हूँ, तो 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम हुआ और उसके बाद से मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मैंने जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करनी शुरू की और अपने डिस्कशन की, अपने नोट्स को अमेंड किया, मॉडिफाई किया, और जैसे ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान भी ये सब कार्रवाई चलती रही। और जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, जो झूठ बोला जा रहा है एक नैरेटिव के तहत, उसको ध्वस्त करने के लिए ये किताब का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये वेटेड इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं, इसमें ऑथेंटिकेटेड इवेंट्स हैं। हमारे आर्मी ने भी इसको वेट किया है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो फैक्चुअल ना हो, सब कुछ फैक्चुअल है और एक तरह से अप्रूव्ड है, और वो अनटोल्ड स्टोरी है जो आप टीवी पर या अखबार पर नहीं देख पाए या पढ़ पाए। मैं समझती हूँ मिलिट्री इंथुजियास्ट तो इसको पढ़ेंगे ही, स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन एक देश को प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला अपने राष्ट्र को, वो इससे क्या लेकर जा सकता है इस किताब से? जैसे आपने बोला कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने, आर्मी हेडक्वार्टर्स ने भी इसको वेट किया है, तो हर बात इसमें सच्चाई है। और ये सच्चाई सिर्फ इसलिए लिखी गई है कि जो झूठ के बतंगड़ बनाए जा रहे हैं उनको ध्वस्त किया जा सके, हाँ, उनको तोड़ा जा सके, तो उनको डेसिमेट कर रहे हैं। शुक्रिया सर, एंड हम बहुत आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद आपकी किताब के लिए। लद्दाख के
पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लद्दाख के पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डॉकस चुटुमैल ने प्रधानमंत्री श्री योजना 2025-26 के तहत छात्रों के लिए ऐतिहासिक द्रास घाटी का शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया। इस टूर के दौरान छात्रों ने कारगिल युद्ध स्मारक, द्रौपदी कुंड और पिकनिक स्पॉट मतायेन का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय वीरों के बलिदान, द्रास घाटी के सामरिक महत्व और भविष्य के जोजिला टनल प्रोजेक्ट के प्रभाव के बारे में जाना। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उस सोच को दर्शाती है जिसमें अनुभवात्मक शिक्षा, समग्र विकास और छात्रों को संस्कृति, विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने पर बल दिया गया है। देशभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और मनोरंजक गतिविधियों को जोड़कर इस भ्रमण ने छात्रों को कक्षा की दीवारों से परे मूल्यवान जीवन पाठ प्रदान किए। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे शैक्षिक दौरों से छात्र जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और भारत की विविधता और एकता को गहराई से समझ पाते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पूर्व आईएएस अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अमित खरे बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 14 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार अमित खरे का नियुक्ति अनुबंध 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस नियुक्ति से पहले खरे 12 अक्टूबर 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों को संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के देश के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद आज राज्य को नए राज्यपाल मिल गए। दरअसल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आचार्य देवव्रत तेजस एक्सप्रेस से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंचे, जहां शपथ ग्रहण के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया। दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग परिसर में तीसरे दिल्ली स्टेट जूनियर एवं सीनियर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन ने किया। इस मौके पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं हमारे सामने सभी बैठे हुए खिलाड़ियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, बहुत ही आशीष देता हूं। इनके जीवन में मंगल कामना की भगवान काशी विश्वनाथ से कामना करता हूं। आपके जीवन में मंगल कामना हो, आपके जीवन में कभी दुख दर्द कभी ना हो। अगर कहीं आए तो ये सब हमारे अपने जीवन में आए। आप एकदम खुशियों के साथ में आगे बढ़ चलो। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक बड़े लक्ष्य के साथ में हम सब आगे बढ़े। देखिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से अब पैरा एथलेटिक्स और पैरा मूवमेंट को आगे बढ़ाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं हमारे मेडल टैलीज भी इम्प्रूव हुए हैं। उसके कारण बहुत सारे स्टेट्स, गवर्निंग बॉडीज़, प्राइवेट बॉडीज़ हमें सीरियसली ले रहे हैं अब। एंड विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कारण से जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही रहे हैं, हम कहते हैं, अब सब कोई हर एक ग्रास रूट स्पोर्ट पे जाने लग गया, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे जहाँ पे भी हो। और जिस तरह से अब हम कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, चाहे वो पैरालंपिक में हो, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे वो स्विमिंग में हो, हर जगह अब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा साथ है। जब आपके गवर्नमेंट का साथ है तो आपको पता है कि आप हर कोने तक आप पहुंच सकते हैं। लिवरपूल में जारी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम को दूसरा स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने महिलाओं के 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। मीनाक्षी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अनुभवी मुक्केबाज नजीम को 4-1 से मात दी। इससे पहले भारत की जैस्मीन ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई थी। भारत के सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष युगल के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। चिराग सात्विक को चीन के लियांग वेइकिंग और वांगचांग की जोड़ी ने 19-21, 21-14, 21-17 से मात दी। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।